हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है। इसमें आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर जिनका नाम है एडवर्ड बर्नार्ड टायलर, या फिर इन्हें हम लोग E.B. टायलर या सिर्फ टायलर के नाम से जानते हैं। तो टायलर ने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है समाजशास्त्र में, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो ये एक मानव विज्ञानी रहे हैं, या ये कहें कि ये एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। टायलर की बात यदि करें तो मेजरली हम लोग उन्हें किस लिए जानते हैं, तो आप लोगों को अगर याद हो तो E.B. टायलर की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिमिटिव कल्चर, उसके लिए जानते हैं। इन्होंने संस्कृति की परिभाषा दी है, और ये परिभाषा अपने आप में कंप्लीट और एक बहुत ही यूनिक डेफिनेशन है इस कल्चर की, तो उसके लिए हम लोग जानते हैं। साथ ही इन्होंने जो मानव समाज का विकास हुआ था उसके 3 स्टेजेस की बात किए हैं: बर्बर, जंगली, बर्बर और सभ्य। सॉरी। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं। क्या इसके अलावा और भी इनके कुछ कंट्रीब्यूशन है, उसको हम लोग डिटेल में आज हम लोग समझेंगे। तो लेक्चर जो है वो इसमें मैक्सिमम कंटेंट जो है वो मैंने विकिपीडिया से लिया है। आप लोग चाहिए तो वहाँ से रीड कर सकते हैं, बट मैं मेजरली जो कंटेंट इम्पॉर्टेंट है वो सारे मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं। साथ ही मैं ये भी बता दूं कि कंटेंट जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, लेकिन डिस्कशन जो है वो हम लोग हिंदी लैंग्वेज में ही करेंगे। ओके। सर एडवर्ड बर्नार्ड टायलर, इनका जीवन काल 2 अक्टूबर 1832 से 2 जनवरी 1917 तक रहा है। 1917 यदि आप लोग देखें तो चंपारण से संबंधित है, दूसरा रूसी क्रांति से संबंधित है, तो ये सन आप लोगों को याद रहेगा इसलिए। ओके। एक अंग्रेजी मानव विज्ञानी और मानव विज्ञान के प्रोफेसर थे। यहाँ पे टायलर पे लेक्चर बनाने का मेरा एक रीज़न और भी रहा कि अभी रिसेंटली मैंने एक क्वेश्चन पोस्ट किया था E.B. टायलर पे ही, लेकिन मैक्सिमम आप लोगों में से जो मेरे साथी थे उन लोगों का काफ़ी कन्फ्यूजन रहा कि क्या ये कॉन्सेप्ट रहा है क्या इनका। तो मुझे लगा कि एक बार मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए E.B. टायलर को, क्योंकि जब E.B. टायलर से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं मीन्स E.B. टायलर को हमें जानना चाहिए। ओके। टायलर के विचार 19वीं सदी के सांस्कृतिक विकासवाद के प्रतीक हैं। सांस्कृतिक विकासवाद यानी कि कल्चरल इवोल्यूशनिज्म। ओके। अपनी रचनाएं, इनकी कुछ 2 प्रमुख रचनाएं रही हैं: प्रिमिटिव कल्चर जो कि 1871 में है, और एंथ्रोपोलॉजी 1881 में। उन्होंने चार्ल्स लेल के विकासवादी सिद्धांतों के आधार पर नृविज्ञान के वैज्ञानिक अध्ययन के संदर्भ को परिभाषित किया है इन पुस्तकों में। ओके। उनका मानना था कि समाज और धर्म के विकास के लिए एक कार्यात्मक आधार था, जिसे उन्होंने सार्वभौमिक माना है, यूनिवर्सल माना है। टायलर का मानना था कि सभी समाज जो है वो विकास के 3 बुनियादी चरणों से गुजरते हैं, जैसे कि जंगली से बर्बरता और बर्बरता से सभ्यता तक। टायलर सामाजिक नृविज्ञान के संस्थापक व्यक्ति हैं, और उनके विद्वतापूर्ण कार्यों ने 19वीं सदी में नृविज्ञान के अनुशासन का निर्माण करने में मदद की है। उनका मानना था कि ये कुछ इनके कथन हैं आज के लेक्चर में, जो कि आप लोगों को याद रखना है E.B. टायलर से संबंधित। इनका मानना था कि मनुष्य के इतिहास और प्रागैतिहास में शोध का उपयोग ब्रिटिश समाज के सुधार के आधार के रूप में किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ब्रिटिश समाज के जो कंट्रीब्यूशन है उसका इन्होंने सराहना की है। और यहाँ पे आप लोग ये भी देख सकते हैं कि ये एक, इसी से पता चलता है कि ये एक अंग्रेज़ी मानव विज्ञानी थे, यानी ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। ओके। टायलर ने एनिमिज्म यानी व्यक्तिगत आत्मा और सभी चीज़ों और प्राकृतिक अभिव्यक्तियों के एनिमा में विश्वास को एनिमिज्म कहते हैं, शब्द को आम उपयोग में फिर से पेश किया। तो इनका बिलीव जो था वो किस में था? एनिमिज्म में था। आई थिंक यहीं पे आप लोगों ने
गलत किया था और उन्होंने एनिमिज्म को धर्म के विकास में पहला चरण माना है। तो क्वेश्चन यही था, आप लोग यहाँ पे आंसर देख सकते हैं। ओके, सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। तो इन्होंने प्रकृतिवाद में विश्वास नहीं किया था, बल्कि जो एक सोल होता है या आत्मा होती है, इसमें ये विश्वास करते थे। तो एनिमिज्म में इनका विश्वास रहा है। ओके, प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की यदि बात करें हम लोग, तो टायलर का जन्म 1832 में लंदन के कैम्बरवेल में जोसेफ टायलर और हैरियट स्कीपर के बेटे के रूप में हुआ था, जो लंदन में पीतल की फैक्ट्री के मालिक थे। उनके बड़े भाई अल्फ्रेड टायलर भूविज्ञानी बन गए। उनकी शिक्षा ग्रो हाई स्कूल, ये हाई स्कूल होगा, टोटेनहम में हुई थी। तो ये थोड़ा सा आप लोग, एक मिनट, इंग्लिश में सेम कंटेंट है, यस, हाउस स्कूल ही है। ओके, तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। ओके, ग्रो हाउस स्कूल टोटेनहम में हुई, लेकिन क्वेकर धर्म और माता पिता की मृत्यु के कारण उन्होंने 16 साल की उम्र में डिग्री प्राप्त किए बिना ही स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने पारिवारिक व्यवसाय को संभालने में मदद करने की तैयारी की। 23 साल की उम्र में तपेदिक होने पर उन्होंने यह योजना टाल दी। गर्म जलवायु में समय बिताने के लिए चिकित्सा सलाह के बाद टायलर ने 1855 में इंग्लैंड छोड़ दिया था और अमेरिका की यात्रा की। यह अनुभव महत्वपूर्ण और रचनात्मक साबित हुआ, जिसने अपरिचित संस्कृतियों के अध्ययन में उनकी आजीवन रुचि को जगाया। अपनी यात्रा के दौरान टायलर की मुलाकात हेनरी क्रिस्टी से हुई, जो एक साथ ही क्वेकर, नृवंश विज्ञानी और पुरातत्वविद थे। क्रिस्टी के साथ टायलर के जुड़ाव ने नृविज्ञान में उनकी जागृत रुचि को बहुत उत्तेजित किया और प्रागैतिहासिक अध्ययनों को शामिल करने के लिए उनकी जांच को व्यापक बनाने में मदद की। आप लोग सेम कंटेंट यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके, सॉरी, यदि इनके प्रोफेशनल कैरियर की बात करें तो टायलर का पहला प्रकाशन क्रिस्टी के साथ 1856 में उनकी मैक्सिको यात्रा का परिणाम था। लोगों के विश्वासों और प्रथाओं पर उनके नोट्स, उनके काम, अनाहुआक, ये बहुत ही फेमस इनकी बुक रही है, आर मैक्सिको एंड द मैक्सिकन्स एशिएंट एंड मॉडर्न का आधार थे। ये बहुत ही इनका इम्पॉर्टेंट बुक है और की टर्म में अनाहुआक आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, जो इंग्लैंड लौटने के बाद प्रकाशित हुआ था। टायलर ने मौजूदा और प्रागैतिहासिक यानी कि पुरातात्विक खोजों के आधार पर दोनों आदिवासी समुदायों के रीति रिवाजों और विश्वासों का अध्ययन जारी रखे। उन्होंने अपना दूसरा काम जो है रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री एंड मैनकाइंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन 1865 में प्रकाशित किया। तो यहाँ पे इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आप लोगों को नोट्स कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, दूसरी बुक इन लोगों की दिख रही है। पहला तो अनाहुआक हो गया, दूसरा है रिसर्चेज इनटू द अर्ली हिस्ट्री एंड मैनकाइंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके बाद उनका सबसे प्रभावशाली काम प्रिमिटिव कल्चर, जो कि 1871 में आता है, यह न केवल मानव सभ्यता के गहन अध्ययन और नृविज्ञान के उभरते क्षेत्र में योगदान के लिए महत्वपूर्ण था। तो ये आप लोगों को देखेंगे कि सबसे इनकी इम्पॉर्टेंट बुक रही है। ओके, ये कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख रहे हैं, आगे हम लोग इसका देखेंगे हिंदी में कंटेंट। ओके, 1883 में टायलर को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय संग्रहालय का रक्षक नियुक्त किया गया और एक व्याख्याता के रूप में सेवा करने के साथ साथ 1884 से 85 तक उन्होंने मानव विज्ञान में रीडर का खिताब भी अपने नाम किया। 1896 में उन्हें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान का पहला प्रोफेसर नियुक्त किया गया। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में मानव विज्ञान का पहला प्रोफेसर कौन रहा? तो ये रहे
ईवी टाइलर, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। वह यूनिवर्सिटी म्यूजियम के समीप बने पिट रिवर्स म्यूजियम के शुरुआती इतिहास में भी करीब से शामिल थे। टायलर ने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के पहले संस्करण पर मानव विज्ञान सलाहकार के रूप में काम किया था। 1907 में एडवर्ड बर्नेट टायलर को प्रस्तुत किए गए फेस स्ट्रिप मानव शास्त्रीय निबंध औपचारिक रूप से टायलर को उनके 75वें जन्मदिन पर प्रस्तुत किए गए। इसमें 20 मानव विज्ञानियों के निबंध, एंड्रयू लैंग द्वारा टायलर के काम की 15 पृष्ठ की सराहना और बारबरा फ्रीरे मोरको द्वारा संकलित टायलर के प्रकाशनों की एक व्यापक ग्रंथ सूची शामिल है। यहाँ पे आप लोग कंटेंट को इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके सॉरी। विचार की यदि बात करें, थॉट इनका क्या रहा, तो वर्गीकरण और आलोचनाओं की सबसे पहले बात हम लोग करेंगे। क्लासिफिकेशन एंड क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। तो विकास शब्द हमेशा से ही चार्ल्स डार्विन के विकास के सिद्धांत के साथ लोकप्रिय मन से जुड़ा हुआ है, जो अन्य बातों के अलावा यह मानता है कि मनुष्य एक प्रजाति के रूप में प्राइमेट्स के बीच किसी पूर्वज से क्रमिक रूप से विकसित हुआ, जो महान वानरों का भी पूर्वज था, जैसा कि उन्हें लोकप्रिय रूप से कहा जाता है। और फिर भी यह शब्द डार्विन का नवप्रवर्तन नहीं था। उन्होंने इसे सांस्कृतिक परिवेश से लिया, जहां इसका अर्थ व्युत्पत्तिगत रूप से कुछ सरल और अधिक समरूप रूप से कुछ विषम और जटिल का प्रकटीकरण था। डार्विन के समकालीन हर्बर्ट स्पेंसर ने इस शब्द को ब्रह्मांड पर लागू किया, जिसमें दर्शन और जिसे बाद में टायलर ने संस्कृति कहा। तो सेम आप लोग देखेंगे कि जो इनका विकास का, चार्ल्स डार्विन के विकास का सिद्धांत है, हर्बर्ट स्पेंसर जो हैं, इन्होंने जो है वो दर्शन पे लागू किया, वहीं टायलर ने संस्कृति पे लागू किया। ब्रह्मांड के इस दृष्टिकोण को आमतौर पर विकासवाद कहा जाता था, जबकि इसके प्रतिपादक जो हैं वो विकासवादी थे। 1871 में टायलर ने प्रिमिटिव कल्चर प्रकाशित किया, जो सांस्कृतिक नृविज्ञान का प्रवर्तक बन गया। उनके तरीके तुलनात्मक और ऐतिहासिक निवंश विज्ञान थे। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इन्होंने कंपैरेटिव मेथड का इसमें यूज़ किया है, हिस्टोरिकल मेथड का भी यूज़ किया है। उनका मानना था कि संस्कृति में एक रूपता प्रकट होती है, जो समान कारणों की एक समान कार्रवाई का परिणाम है। उन्होंने समांतर निवंश विज्ञान अवधारणाओं और प्रथाओं के अपने उदाहरणों को मानव विचार और कार्रवाई के नियमों के संकेत के रूप में माना है। वह एक विकासवादी थे, इसलिए सांस्कृतिक नृविज्ञान का कार्य विकास या विकास के चरणों की खोज करना है। सॉरी, यह आप लोग सेम कंटेंट को यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। ओके। विकासवाद को दूसरे पंथ प्रसारवाद से अलग किया गया। प्रसारवाद एक अलग कॉन्सेप्ट है और विकासवाद जो है वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, जो नवाचार के क्षेत्रों से संस्कृति की वस्तुओं के प्रसार को दर्शाता है। तो ये प्रसारवाद का यानी डिफ्यूजनिज्म का काम होता है। ओके। इस प्रकार एक दी गई स्पष्ट समानता के कम से कम 2 स्पष्टीकरण थे। उदाहरणतः अगर देखें तो एक विकासवादी पूर्वज से उतरते हैं या वे एक जैसे हैं, क्योंकि एक कहीं और से संस्कृति में फैल गया है। ये दोनों विचार ऐतिहासिक भाषा विज्ञान के वृक्ष मॉडल और तरंग मॉडल के बिल्कुल समांतर है, जो विकासवाद और प्रसारवाद के उदाहरण हैं। भाषा की विशेषताएं संस्कृति के उदाहरण हैं। तो अगर भाषा की बात करें तो ये किसी पर्टिकुलर संस्कृति से संबंधित होती है। ओके। 1993 में उपाध्याय और पांडे द्वारा 2 अन्य वर्गीकरण प्रस्तावित किए गए थे। शास्त्रीय विकासवादी स्कूल और नव विकासवादी स्कूल। शास्त्रीय को ब्रिटिश, अमेरिकी और जर्मन में विभाजित किया जाना था। मुख्य रूप से ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में शास्त्रीय
ब्रिटिश विकासवादी स्कूल ने जॉन लुबाक, प्रथम बैरन एबेवरी के पुरातत्व के आधार पर समाज को दो विकासवादी चरणों बर्बरता और सभ्यता में विभाजित किया। उपाध्याय और पांडे ने इसके अनुयायियों में रॉबर्ट रानुल्फ मारेट, हेनरी जेम्स सुमनेर मेन, जॉन फर्ग्यूसन, मैक्लेनन और जेम्स चार्ल्स फ्रेजर के साथ साथ टायलर को भी सूचीबद्ध किया है। मारेट अंतिम व्यक्ति थे जिनकी मृत्यु 1943 में हुई या 43 में हुई। उनकी मृत्यु के समय तक लुबाक के पुरातत्व को अद्यतन किया जा चुका था। इसने पुरातत्व को अद्यतन बना दिया और इसमें हस्तक्षेप करने वाले समाज के नामों को छोड़ दिया, जैसे कि बर्बरता। उदाहरण के लिए नवपाषाण एक उपकरण, परंपरा और समाज का एक रूप दोनों है। तो ये दोनों दिखाई देता है। एक हम देखेंगे उपकरण की परंपरा भी दिखाई देगी नवपाषाण काल में, और समाज का एक रूप भी दिखाई देता है। ओके, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ की टर्म जो है वो आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि हिंदी में एकदम टिपिकल हिंदी ट्रांसलेट किया गया है, तो इंग्लिश में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। इवोल्यूशनिज्म वाज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अनदर क्रीड डिफ्यूजनिज्म, postulating the spread of items of culture from religion of innovation. A given apparent parallelism thus had at least two explanations. The instances descend from an evolutionary ancestor, or they are alike because one diffuse into the culture from elsewhere. मीन्स क्या होता है, कल्चर का एक दूसरे में डिफ्यूजन होता रहता है, प्रसार होता रहता है। These two views are exactly parallel to the ट्री मॉडल। यहाँ पे ट्री मॉडल की बात की गई है, और वेब मॉडल ऑफ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स विच आर इंस्टेंसेस ऑफ इवोल्यूशनिज्म एंड डिफ्यूजनिज्म। लैंग्वेज फीचर बीइंग इंस्टेंसेस ऑफ कल्चर। तो लैंग्वेज जो होता है या भाषा जो होती है वो कल्चर का एक हमारा इंटेंसेस होता है, या उसी का एक हम बोलेंगे कि पार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि उपाध्याय और पांडे ने भी इसके बारे में कुछ अपने क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, साथ में यहाँ पे इवोल्यूशनरी स्कूल एंड न्यू इवोल्यूशनरी स्कूल, द क्लासिकल टू बी डिवाइडेड इनटू ब्रिटिश, अमेरिकन एंड German. The classical British evolutionary school, primarily at Oxford University, divided society into two evolutionary stages, savagery and civilization, based on the archaeology of different ये thinkers रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कुछ टर्म्स जो थे ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, कभी अगर पूछ दिया जाए कि ट्री मॉडल क्या होता है, वेब मॉडल क्या होता है, तो ये थोड़ा सा आप लोग भी एक बार अपने लिए होमवर्क कर लीजिएगा। ओके, कुछ अन्य वर्गीकरण भी हैं। प्रत्येक वर्गीकरण के सिद्धांतकारों की शास्त्रीय नवविकासवादी रेखाओं की अपनी आलोचनाएं हैं, जो उनके बावजूद प्रमुख दृष्टिकोण बनी हुई हैं। कुछ आलोचनाएं संक्षेप में इस प्रकार हैं। वास्तव में कोई सार्वभौमिकता नहीं है। सबसे पहला क्रिटिसिज्म जो होता है वो यही होता है कि वास्तव में देखें तो कोई भी हमें यूनिवर्सलिज्म या सार्वभौमिकता नहीं दिखाई देती है, अर्थात स्पष्ट समानताएं आकस्मिक होती हैं। यानी कि हमको कुछ कुछ चीज़ों में समानताएं दिख जाती हैं, जिन पर सिद्धांतकार ने एक ऐसा मॉडल थोप दिया जो वास्तव में फिट नहीं बैठता है। हर जगह की अपना एक कल्चर होता है, हर जगह का अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, बट कुछ आकस्मिक जो समानताएं दिखती हैं, इससे जो सिद्धांतकार होते हैं वो कहते हैं कि ये यूनिवर्सल है। ओके, कोई समान कार्य कारण नहीं होता है। दूसरा रीज़न अगर हम देखें, किसी भी घटना के लिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक ही कार्य कारण जैसा हमको दिखाई देगा, लेकिन विभिन्न कारण समान परिणाम जो हैं वो उत्पन्न कर सकते हैं। किसी समान परिणाम को पाने के लिए बहुत सारे कारण हमको दिखाई दे सकते हैं। सभी सांस्कृतिक समूहों के विकास के चरण जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं। सिद्धांतकार जो होते हैं वो आराम कुर्सी मानव विज्ञानी हैं, उनके
उनके डेटा यथार्थवादी अमूर्तता बनाने के लिए अपर्याप्त हैं। यानी आर्म्ड चेयर होते हैं, बैठे बैठे ही उनको किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना नहीं है, वहीं बैठे बैठे ही वो अपने ही जो ऑफिस है या अपना जो प्लेस है उनका, वहीं पे वो सारी बुक्स को पढ़ के सारी चीज़ों को समझ के और वहीं से वो अपनी थ्योरी बना देते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक प्रसार को नज़रअंदाज कर दिया, उन्होंने सांस्कृतिक नवाचार को नज़रअंदाज कर दिया। आलोचकों में से कोई भी निर्णायक प्रमाण का दावा नहीं करता है कि उनकी आलोचनाएं उन मॉडलों की तुलना में कम व्यक्तिपरक या व्याख्यात्मक हैं जिनकी वे आलोचना करते हैं। ओके, यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में दिख रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुनियादी अवधारणाओं की बात करें, इनके कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में अब हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहला और सबसे फेमस कॉन्सेप्ट जो है वो है संस्कृति का, यानी कल्चर का, और इसी की परिभाषा टायलर की हम लोग याद करते हैं। टायलर की धारणा का सबसे अच्छा वर्णन उनके सबसे प्रसिद्ध कार्य 2 खंडों वाले प्रिमिटिव कल्चर में किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर कभी क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि जो प्रिमिटिव कल्चर है वो कितने वॉल्यूम में है, तो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ये 2 वॉल्यूम में है। ओके, पहला खंड जो है ये पहला वॉल्यूम है वो क्या है आखिर में, द ओरिजिन्स ऑफ कल्चर, यानी कि कल्चर का जो ओरिजिन रहा है वो क्या है। तो द ओरिजिन ऑफ कल्चर जो है इनकी पहली पुस्तक है। प्रिमिटिव कल्चर के पहली भाग है सामाजिक विकास, भाषा विज्ञान और मिथक सहित निवंश विज्ञान से संबंधित है। दूसरा भाग जो है, या हम बोलें कि इसका दूसरा वॉल्यूम जो है, इसका नाम है रिलीजन इन प्रिमिटिव कल्चर। तो पहला है ओरिजिन की बात होती है कि कल्चर का ओरिजिन पॉइंट किधर है ये देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे टाइलर, और दूसरे वॉल्यूम में ये देखते हैं कि रिलीजन क्या है प्रिमिटिव कल्चर में। और मुख्य रूप से इस बुक में रिलीजन इन प्रिमिटिव कल्चर में एनिमिज्म की उनकी व्याख्या से संबंधित है ये बुक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, प्रिमिटिव कल्चर के पहले पृष्ठ पर टायलर एक परिभाषा प्रदान करते हैं जो नृविज्ञान और धर्म के अध्ययन में उनके सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त योगदानों में से एक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि प्रिमिटिव कल्चर का जो पहला पृष्ठ है, पहले पेज पे ही ये परिभाषा दी गई है, और यही परिभाषा जो है वो विभिन्न परीक्षाओं में कल्चर के लिए पूछी जाती है। संस्कृति या सभ्यता अपने व्यापक नृवंश विज्ञान अर्थ में वह जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, रीति रिवाज तथा समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य द्वारा अर्जित अन्य क्षमताएं और आदतें शामिल होती हैं। ये टायलर का कथन है। इसके अलावा कार्य का पहला अध्याय एक नए अनुशासन संस्कृति के विज्ञान की रूपरेखा देता है जिसे बाद में कल्चरोलॉजी के रूप में जाना जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कल्चरोलॉजी का प्रारंभ यहाँ से दिखाई देता है। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को सेम कंटेंट जो है वो इंग्लिश में दिख रहा है, और अभी आप लोग बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होइएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ईवी टायलर का बिलीव जो था वो किस में था, एनिमिज्म में था। तो ये टर्म जरूर आप लोग याद रखिएगा, एनिमिज्म जरूर याद रखिएगा। सपोज हिंदी में टर्म्स कुछ इधर उधर बदल सकते हैं, लेकिन एनिमिज्म जो है ये आप लोगों को जरूर याद रखना है। ओके, सार्वभौमिक यानी यूनिवर्सल्स की बात करते हैं तो इसमें देख लेते हैं हम लोग अपने कई पूर्ववर्तियों और समकालीनों के विपरीत टायलर का दावा है कि सामाजिक विकास में किसी विशेष समाज के चरण के बावजूद मानव मन और उसकी क्षमताएं वैश्विक स्तर पर एक जैसी हैं। इसका मतलब है कि एक शिकारी संग्रहकर्ता समाज में उतनी ही बुद्धिमत्ता होगी जितनी एक उन्नत औद्योगिक समाज में होती है। टायलर का दावा है कि अंतर शिक्षा है जिसे वह संचयी ज्ञान और कार्य प्रणाली मानते हैं जिसे हासिल करने में
हजारों साल लगते हैं। टायलर अक्सर आदिम संस्कृतियों की तुलना बच्चों से करते हैं और संस्कृति और मनुष्यों के दिमाग को प्रगतिशील मानते हैं। उनका काम सामाजिक पतन के सिद्धांत का खंडन करता है या खंडन था, जो उस समय सबसे ज़्यादा लोकप्रिय था। आदिम संस्कृति के अंत में टायलर लिखते हैं, ये भी इनका एक कोट है जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है कि संस्कृति का विज्ञान अनिवार्य रूप से सुधारकों का विज्ञान है। तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कोट है जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। कभी एग्ज़ाम में यदि पूछ गया कि किसका यह कथन है कि संस्कृति का विज्ञान अनिवार्य रूप से सुधारकों का विज्ञान है, तो ये कथन जो है वो E.B. टायलर का है। ओके, सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, इंग्लिश में आप लोग देख सकते हैं, द साइंस ऑफ कल्चर इज इसेंशियली अ रिफॉर्मर्स साइंस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, टायलर का विकासवाद हम लोग देख लेते हैं। 1881 में टायलर ने एंथ्रोपोलॉजी नाम से एक किताब प्रकाशित की थी। तो 1871 में इनका प्रिमिटिव कल्चर आता है और उसके 10 साल बाद ये एंथ्रोपोलॉजी नाम की किताब प्रकाशित करते हैं, जो इस नाम से लिखी गई पहली किताबों में से एक थी। अपने अध्याय में उन्होंने कहा वह नए क्षेत्र के लिए एक तरह का संवैधानिक बयान बन गया, जिसे वे उस समय नहीं जानते थे और ना ही उनका ये इरादा था। क्या कहा गया है ये हम लोग देखेंगे। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कोट यहाँ पे दिख रहा है E.B. टायलर का, तो ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा है, इतिहास जहाँ तक पीछे जाता है यह दर्शाता है कि कला, विज्ञान और राजनीतिक संस्थाएं अपेक्षाकृत छोटे राज्यों में शुरू हुई और समय के साथ अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए अधिक बुद्धिमान, अधिक व्यवस्थित, अधिक पूर्णतः व्यवस्थित या संगठित होती गई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोट है E.B. टायलर का, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और किस बुक में? एंथ्रोपोलॉजी बुक में इन्होंने ये कोट कहा है। ओके, यह दृष्टिकोण 1860 के दशक की शुरुआत में पहली बार आविष्कार किए गए विचारों का पुनर्कथन था। शायद टायलर पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाले सिद्धांतकार कौन थे? जॉन लुबाक प्रथम बैरन एवेबरी थे, जो पैलियोलिथिक और नियोलिथिक शब्दावली के प्रवर्तक थे। तो यहाँ पे एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को मिल रहा है कि पैलियोलिथिक और नियोलिथिक शब्दावली के प्रवर्तक कौन थे? तो ये प्रथम बैरन एवेबरी हैं। ओके, एक प्रमुख बैंकर और ब्रिटिश उदार सांसद, वे पुरातत्व के प्रति जुनून से ओतप्रोत थे। प्रागैतिहासिक काल की प्रारंभिक अवधारणाएं उनकी थी। लुबाक के काम टायलर के व्याख्यानों और बाद में पिट्स रिवर संग्रहालय में प्रमुखता से प्रदर्शित हुए। इंग्लिश में एक बार इनके कोट को हम लोग ज़रूर देख लेंगे, तो आप लोगों को कुछ टर्म्स जो हैं या की टर्म्स हैं वो आप लोगों को ध्यान रहेंगे। हिस्ट्री सो फार एज इट रीचेज बैक shows arts, sciences and political institutions beginning in ruder states and becoming in the course of ages more intelligent, more systematic, more perfectly arranged or organized to answer their purposes। तो ये कोट आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उत्तरजीविता की बात। ये करते हैं, टायलर को दिया गया एक शब्द अस्तित्व का उनका सिद्धांत था। उत्तरजीविता की उनकी परिभाषा है, तो यहाँ पे इन्होंने उत्तरजीविता की भी परिभाषा दी है, जिसको हम लोग देखेंगे। प्रक्रियाएं, रीति रिवाज, मत आदि जो आदत के कारण समाज की एक नई अवस्था में चले गए हैं, जो उन अवस्थाओं से भिन्न हैं जिसमें वे मूलतः रहते थे। यानी कि पहले की जो हमारे देखेंगे समाज में जो भी रीति रिवाज थे, मत थे, इस सारे के सारे हमारे आदत के कारण परिवर्तित होते होते और एक नई अवस्था में चले गए हैं, जो कि मूलतः अगर देखें तो वो अपने प्री स्टेट में ही थे, लेकिन आज उनकी स्थिति कुछ और है और इस प्रकार वे संस्कृति की एक पुरानी अवस्था के प्रमाण और उदाहरण बने रहते हैं, जिसमें से एक नई अवस्था विकसित हुई है। तो ये कथन
टायलर का है। जीवित रहने में पुरानी प्रथाएं शामिल हो सकती हैं, जैसे कि रक्तपात की यूरोपीय प्रथा, जो उस चिकित्सा सिद्धांत के बाद भी लंबे समय तक चली जिस पर यह आधारित थी और जिसे अधिक आधुनिक तकनीकों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। आलोचकों ने तर्क दिया कि उन्होंने इस शब्द की पहचान की, लेकिन जीवित रहने के लिए जारी रहने के बारे में अपर्याप्त कारण बताए हैं। ओके, टायलर की जीवित रहने की मीम जैसी अवधारणा एक संस्कृति की विशेषताओं को समझाती है जो मानव संस्कृति के शुरुआती चरणों से जुड़ी हुई है। तो ये मीम क्या होता है, या इसे मीमे कहते हैं, ये क्या होता है? तो इसमें सपोज अगर जैसे कि हम जिस कल्चर में रहते हैं उसमें क्या होता है, ओरली बहुत ऐसी हमारी रीति रिवाज या हमारी परंपराएं जो होती हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र होती रहती हैं, तो उसको हम लोग मीमी कहते हैं या फिर मीम कहते हैं। ओके, तो इन्होंने कहा कि मीम जैसा भी एक कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया कि जो कि एक संस्कृति की विशेषता को समझाती है। उत्तरजीवियों का अध्ययन निवंश विज्ञानियों को पहले की सांस्कृतिक विशेषताओं के पुनर्निर्माण और संभवतः संस्कृति के विकास के पुनर्निर्माण में सहायता करता है। ओके, सेम कंटेंट आप लोग यहाँ पे इंग्लिश में देख सकते हैं। सर्वाइवल्स की बात ये करते हैं, धर्म का विकास। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनका कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग समझेंगे। टायलर ने तर्क दिया कि लोगों ने दुनिया में घटित चीज़ों को समझाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया था। उन्होंने देखा कि धर्मों के लिए यह महत्वपूर्ण था कि वे यह समझाने की क्षमता रखें कि दुनिया में चीज़ें क्यों और किस कारण से आखिर में घटित होती हैं। उदाहरण के लिए, भगवान ने हमें गर्म रखने और हमें प्रकाश देने के लिए सूर्य दिया है। टायलर ने तर्क दिया कि एनिमिज्म सच्चा प्राकृतिक धर्म है जो धर्म का सार है, या उन सवालों का जवाब देता है कि कौन सा धर्म पहले आया और कौन सा धर्म अनिवार्य रूप से सभी धर्मों का सबसे बुनियादी और आधार है। उनके लिए एनिमिज्म इन सवालों का सबसे अच्छा जवाब था, इसलिए यह सभी धर्मों का सच्चा आधार होना चाहिए। एनिमिज्म को आत्माओं में निवास करने और प्राणियों को चेतन करने या चीज़ों में मौजूद आत्माओं के विश्वास के रूप में वर्णित किया गया है। तो यहाँ पे आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि प्रकृतिवाद से इसका लेना देना नहीं है। टायलर के लिए यह तथ्य कि यह तथ्य कि आधुनिक धार्मिक व्यवसायी आत्माओं पर विश्वास करना जारी रखते उनके लिए इसका तात्पर्य यह था कि आधुनिक धार्मिक व्यवसायी ब्रह्मांड के तरीके और जीवन वास्तव में कैसे काम करता है इसे नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया की अपनी समझ से विज्ञान को बाहर रखा है। क्यों और कैसे चीज़ें होती हैं इसकी अपनी समझ में वैज्ञानिक स्पष्टीकरण को बाहर करके यह दावा करते हैं कि आधुनिक धार्मिक व्यवसायी अल्प विकसित हैं। टायलर ने ईश्वर में आधुनिक धार्मिक विश्वास को आदिम अज्ञानता के अस्तित्व के रूप में माना है। हालांकि टायलर का मानना नहीं था कि नास्तिकता सांस्कृतिक और धार्मिक विकास का तार्किक अंत था, बल्कि इसके बजाय एकेश्वरवादी ईश्वरवाद का एक अत्यधिक न्यूनतम रूप था। इस प्रकार टायलर ने मूर्ति पूजा के क्रमिक उन्मूलन और मोह भंग का मानव शास्त्रीय विवरण प्रस्तुत किया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता नहीं। तो आप लोगों को ये सेम कंटेंट जो है 1 मिनट यहाँ पे इंग्लिश में जो है वो कट गया है। मैं थोड़ा इसको ऊपर करती हूँ, 1 मिनट। ओके, आई होप कि अभी आप लोगों को ये कंटेंट अच्छे से दिख रहा होगा। ओके, अब हम लोग इनका ये आप लोग देख लीजिएगा, एक बार रीड करना है तो आप लोग रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इनके वर्क्स की बात करेंगे। तो अनाहुआक ये आप लोग देख सकते हैं, आर मैक्सिको एंड द मैक्सिकन्स एंशिएंट एंड मॉडर्न। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रिसर्चेस इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड एंड द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन। नेक्स्ट आप लोग 1867
देख सकते हैं फिनोमेना ऑफ द हायर सिविलाइजेशन ट्रेसेबल टू द रूडिमेंटल ओरिजिन एमंग स्विस ट्राइब। ओके 1871 में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनकी बुक प्रिमिटिव कल्चर 2 वॉल्यूम में आती है। तो ये आप सबको ऑलरेडी पता चल चुका है कि द ओरिजिन ऑफ कल्चर जो है इनकी पहली वॉल्यूम थी और रिलीजन ऑफ प्रिमिटिव कल्चर जो है इनका सेकेंड वॉल्यूम बुक था। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन्होंने कुछ हर्बर्ट स्पेंसर भी करके हर्बर्ट स्पेंसर आई थिंक हर्बर्ट स्पेंसर और ईबी टाइलर शायद दोनों ने मिल के लिखा है रिव्यू ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिमार्क्स ऑन द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेम्स। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी लेख रहा है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द ओरिजिन ऑफ द प्लाव एंड व्हील कैरियज। ओके नेक्स्ट एंथ्रोपोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ मैन एंड सिविलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक है इनकी। ओके नेक्स्ट बुक नोट्स ऑन द एशियाटिक रिलेशंस ऑफ पॉलिनेशियन कल्चर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ओल्ड स्कैंडिनेवियन सिविलाइजेशन अमंग द मॉडर्न एस्क्विमैक्स। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके नेक्स्ट साइंटिफिक पेपर एंड एड्रेसेस बाय जॉर्ज रोलेस्टन करके दिया हुआ है लाइफ ऑफ डॉक्टर रोलेस्टन। तो यहाँ पे कुछ कुछ इनसे जुड़ी हुई बुक्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईबी टाइलर की बुक है ऑन द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन अप्लाइड टू लॉज ऑफ मैरिज एंड डिसेंट। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नोट्स ऑन द मॉडर्न सर्वाइवल ऑफ एंशिएंट एम्यूलेट्स अगेंस्ट द इविल आइज। ओके द मैट्रियार्कल फैमिली सिस्टम ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अमेरिकन लॉट गेम्स एज एविडेंस ऑफ एशियाटिक इंटरकोर्स बिफोर द टाइम ऑफ कोलंबस। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 1898 में रिमार्क्स ऑन टोटेमिज्म विथ स्पेशल रेफरेंस टू सम मॉडर्न थ्योरीज रिस्पेक्टिंग इट। ओके नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 3 पेपर्स करके है। ओके प्रोफेसर एडोल्फ बैस्टियन। तो ये इन्होंने बुक लिखी हुई है 1905 में दिख रहा है। ओके अभी हम लोग इनके बुक्स के कुछ फ्रंट पेज कवर देख लेंगे। पहली बुक आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं रिसर्चेज इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ मैक्सिकन। तो ये कुछ यहाँ पे ब्लड जैसा है। ओके ठीक है, इसको हम लोग हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में इसको क्लियर कर दूँगी। आई थिंक ये मैक्स की कुछ है। ओके ठीक है, हम लोग बाद में देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं द ओरिजिन ऑफ कल्चर्स। ओके तो ओरिजिन ऑफ कल्चर्स यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से रिमाइंड कर लीजिए ये किसका है। ये इनका जो पहला प्रिमिटिव कल्चर का पहला वॉल्यूम है द ओरिजिन ऑफ कल्चर्स है। अनुभाग ये आप लोग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, देख चुके हैं। ओके डिक्शनरी ऑफ एंथ्रोपोलॉजी नेक्स्ट बुक हम लोग देखेंगे। एंथ्रोपोलॉजी करके जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पे सेम आप लोग देख सकते हैं प्रिमिटिव कल्चर के नाम से भी बुक आता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके टोटम पोस्ट फ्रॉम द हाइदा विलेज ऑफ मासेट। तो ये एक बुक है इनका। ओके नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एड्रेस टू द सैंक्शन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द ब्रिटिश एसोसिएशन। ओके नेक्स्ट हम लोग बुक देखेंगे ऑन अ मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट हम लोग बुक देखेंगे ओके अनुभाग ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ओके फोर हुरान्स यहाँ पे भी कुछ ब्लड जैसा है बट ओके हम्पम रिकॉर्ड करके था, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस भी किए थे, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजी, और ये बुक आप लोग देख रहे हैं ऑन अमेरिकन लॉट गेम्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बुक है, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ईबी टाइलर के बारे में कंप्लीट डिटेल जो एक बोले तो उसको हम लोग डिस्कस किए। आई होप कि ये अपने आप में एक ईबी टाइलर के बारे में कंप्लीट लेक्चर था। इससे बाहर तो शायद ही एग्ज़ाम में कहीं कुछ पूछा जाए। आई होप कि आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये लेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर आप लोगों को कुछ ईबी टाइलर के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ डाउट रहा होगा तो वो भी क्लियर हो चुका होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।